हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मुजम्मिल है एंड वेलकम टू माय चैनल मोजा फिजिक्स। सो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। सो ये हमारा इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन का फर्स्ट लेक्चर है। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इलास्टिसिटी होता क्या है। व्हाट इज इलास्टिसिटी, है ना। ताकि जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर वो चीज होती क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है ना। हमारे पास क्या है, एक सॉलिड बॉडी है ना। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है या फिर रियल सॉलिड बॉडी, आप लोग जो भी कर लीजिए, है ना। अब ये जो बॉडी है, अब हम लोग इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे इस बॉडी पर, है ना। और इस बॉडी पर हमने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। तो अब मैंने इस बॉडी पे डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है ये जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो सकती है। ये बॉडी क्या हो सकती है, डिफॉर्म हो सकती है ना। तो एक बार जब ये बॉडी डिफॉर्म हो रही होगी तो इस बॉडी के जो इंटरनल फोर्सेस है, इस बॉडी के अंदर का जो इंटरनल फोर्सेस है वो जाग जाएगा। अब ये जो बॉडी डिफॉर्म हो रही है, जो एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये बॉडी क्या चाहेगी, उस डिफॉर्मेशन को अपोज करना चाहेगी, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहेगी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, एक रबड़ बैंड है ना। एक क्या है, रबड़ बैंड है। अब इस रबड़ को, है ना, लेट्स से एक रबड़ है, सिंपल से। इस रबड़ को जब आप खींचिएगा, इस रबड़ को जब आप खींचेगा तो इसके अंदर का जो इंटरनल फोर्सेस है वो, आप इसको इस तरफ खींचेगा, इसके अंदर के इंटरनल फोर्स इस तरह वापस से पुश बैक करेंगे, है ना। तो इसके अंदर का जो इंटरनल फोर्सेस है वो क्या चाहेगा कि जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल शेप और अपने ओरिजिनल साइज को मेंटेन कर ले, मतलब अपने ओरिजिनल शेप में ना बॉडी आ जाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट जाए बॉडी, है ना। ये क्या चाहेगा कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में बॉडी को क्या करेगा, रिस्टोर करना चाहेगा, है ना। या अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहेगा। जाहिर सी बात है इसके इंटरनल फोर्सेस जाएगी। वही केस यहाँ पर भी है कि मैंने इस बॉडी पे इस तरफ फोर्स लगाया तो ये बॉडी शायद डिफॉर्म हो सकती है। ये बॉडी क्या हो सकती है, शायद डिफॉर्म हो सकती है। अब जब ये बॉडी डिफॉर्म होने लगेगी तो इसके इंटरनल फोर्सेस जाग उठेंगे और इसके इंटरनल फोर्सेस ये कोशिश करेंगे कि इस बॉडी का जो डिफॉर्मेशन है उसको अपोज करेंगे। ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपने बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल, है ना, अपने ओरिजिनल शेप में क्या करेंगे, रीस्टोर करना चाहेंगे, है ना। इसके इंटरनल फोर्सेस ये ट्राई करेंगे रीस्टोर करने को अपने बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप में। क्योंकि ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो अपने मन से जो एक्सटर्नल फोर्स बिना मतलब का आ गया, इस बॉडी को क्या करने की कोशिश कर रहा है, डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब बॉडी कितना अपने ओरिजिनल शेप में वापस आती है ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन को कितना बॉडी रिगेन कर पाती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जिस तरह का मटेरियल होगा उस तरह की बॉडी बिहेव करेगी, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास एक आटे का गोला है ना। अब मैं उस आटे के गोले को अगर इस तरह से जमीन पे फेंकूंगा तो क्या हो जाएगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। वो वापस से जो रिगेन करेगी, है ना, वो ज़्यादा रिगेन अपने शेप को नहीं कर पाएगी, अपनी बॉडी को ज़्यादा ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन नहीं कर पाएगी। मगर अगर मेरे पास ये रबड़ का बॉल है ना, और मैं इसको ऐसे ज़मीन में पटकता हूँ तो ये क्या करेगी, एक जितना आटे ने अपने आप को रिगेन किया उससे कई गुना ज़्यादा इस बॉल ने अपने आप को अपने ओरिजिनल शेप में क्या कर लिया, रिगेन कर लिया, है ना। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर यही बॉल क्ले का होता तो अगर मैंने इसे ज़मीन में पटका होता तो ये शायद ज़मीन पे चिपक जाता। मगर ये बॉल रबड़ का है तो जिस तरह का मटेरियल है उस तरह से ये बॉल बिहेव कर रहा है। क्योंकि रबड़ की ये प्रॉपर्टी ही है ना, कि मैंने इसे ज़मीन में पटका और इसने वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया। क्ले की जितने क्ले ने किया उससे कई गुना ज़्यादा रीगेन इसने किया है ना। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर ये क्ले का बॉल होता तो ये ज़मीन पे चिपक जाता, ज़्यादा अपने ओरिजिनल शेप पे रीगेन नहीं कर पाता। तो कितना बॉडी रीगेन करेगी और कितना रीगेन नहीं करेगी, मतलब कितना डिफॉर्म रहेगी और कितना रीगेन करेगी, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे ये रबड़ का बॉल है ना। तो मैंने इसे ज़मीन में पटका, ये वापस मेरे हाथ में आ गई तो इसने अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया, है ना। मगर यहाँ पे एक क्ले का बॉल होता तो वो अपने ओरिजिनल शेप को उतना रीगेन नहीं कर पाती जितना रीगेन इसने किया है ना। तो चलिए इतना आप लोग समझ चुके हैं, है ना। इस बॉल को मैं इधर रख देता हूँ। हाँ, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है कि बॉडी कितना रीगेन करेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन को पाने के लिए, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो अब मैं कह सकता हूँ इलास्टिसिटी आखिर होती क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है ना। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मैटर की, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है मैटर की, है ना। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप और टू अपोज द डिफॉर्मेशन,
है ना। तो मैं कह सकता हूँ अपने ओरिजिनल शेप को रिस्टोर करने के लिए, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए, है ना, रीगेन करने के लिए अपने ओरिजिनल शेप और साइज, है ना, आप लोग शेप और साइज भी ले सकते हैं, या फिर डिफॉर्मेशन को अपोज करने, या फिर डिफॉर्मेशन हुआ उसको अपोज करती है। इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी है क्या? बेसिकली इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को, है ना, रिगेन करती है, या फिर जो डिफॉर्मेशन है उसको अपोज करती है। तो इसका डेफिनेशन मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज और टू अपोज द डिफॉर्मेशन, है ना, टू अपोज द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख भी सकते हैं, है ना, मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना, द प्रॉपर्टी, है ना, द प्रॉपर्टी, है ना, टू रीस्टोर या फिर रीगेन, टू रीगेन, है ना, इट्स ओरिजिनल, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, है ना, आप लोग लिख भी लीजिए, और टू अपोज, द डिफॉर्मेशन, और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब देखिए इलास्टिसिटी इतना आप लोग समझ गए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीस्टोर और टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताते हुए चलता हूँ, कि एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, है ना, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि आखिर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती क्या है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो होती है वो इस तरह की बॉडीज होती है, मान लीजिए कि बॉडीज पे कोई फोर्स लगा, है ना, उसमें डिफॉर्मेशन आया और उसने कंप्लीटली अपने आप को ओरिजिनल शेप में लिया है, अपने ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली उसने क्या कर लिया, रिगेन कर लिया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो कंप्लीटली रिटर्न हो गया, है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन कर लेती है, कंप्लीटली रीस्टोर कर लेती है ना, कंप्लीटली रिगेन, है ना, कर लेती है, कंप्लीटली रिगेन कर, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, है ना, कर लेती है, ये ऐसी बॉडीज होती है। अब एक और तरह की बॉडीज होती है जो कि होती है पार्शियली इलास्टिक बॉडी, पार्शियली इलास्टिक, या फिर कह लीजिए पार्शियली इन इलास्टिक बॉडी, है ना, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक बॉडी। एक होती है पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक बॉडीज, है ना। ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो पार्शियली रीगेन करती है और पार्शियली डिफॉर्म्ड रहती है ना, जो कि अपने बॉडी को पार्शियली ही रीगेन कर पाती है ना, पार्शियली ही रीगेन कर पाती है, कंप्लीटली रीगेन नहीं करती, पार्शियली रीगेन रहती है, पार्शियली डिफॉर्म रहती है। तो ये तो हुआ पार्शियली इनइलास्टिक बॉडीज। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है परफेक्टली, होता है, यहाँ पे मैं पार्शियली लगा देता हूँ, पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक। अब तीसरी तरह की जो बॉडी, ये तो पहली तरह की बॉडीज, यही दूसरी तरह की बॉडीज, अब आती है तीसरी तरह की बॉडीज। तीसरी तरह की जो बॉडीज होती है वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज, है ना। ये इस तरह की बॉडीज होती हैं कि जब भी इन पे डिफॉर्मेशन आता है तो ये कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाती हैं, ये जरा सा भी रिगेन नहीं कर पाती, मतलब इनके अंदर जो रीगेन करने की जो क्षमता है वो जीरो हो जाती है, मतलब ये जरा सा भी अपने ओरिजिनल पोजीशन को या फिर अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाती है ना, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वो रीस्टोर नहीं कर पाती हैं, जरा सा भी, जरा ना पार्शियली रीस्टोर कर पाती हैं ना कंप्लीटली रीस्टोर कर पाती हैं। तो ऐसी बॉडीज को क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडीज, मतलब इस तरह की बॉडीज जो बिल्कुल ही अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीस्टोर नहीं कर पाती है, जो डिफॉर्म का डिफॉर्म ही रहती है, जितना डिफॉर्मेशन हुआ रहता है उसमें से 1% भी ये रीस्टोर नहीं कर पाते हैं, ये इस तरह की बॉडीज होती हैं। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इलास्टिसिटी का कारण क्या है ना, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और जो सॉलिड है
है ना। अभी तक मैं ये एज्यूम करते चल रहा हूँ कि सॉलिड पे अभी तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो अभी तक जो मैंने सॉलिड पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, लेट से ये कोई एक सॉलिड बॉडी है, इस पे अभी तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है ना, इस पे अभी तक मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो ये जो बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कि सॉलिड इस ये जो नॉर्मल सा जो सॉलिड है उसने इस तरह से अपने बॉडी को ढाला हुआ है कि इसके अंदर के जितने पार्टिकल्स हैं वो भी इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और जाहिर सी बात है कि अगर मैंने इस पे कोई भी फोर्स लगा दिया, अगर मैंने इस पे कोई भी फोर्स, है ना, लगा दिया, तो ये क्या होने लगेगा, ये डिफॉर्म होने लगेगा, ये डिफॉर्म होने लगेगा या फिर डिफॉर्म हो सकता है ना। तो अब इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन जो पैदा हो रही होगी, तो इसी डिफॉर्मेशन की वजह से अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस पनप रही होंगी, और यही इंटरनल फोर्सेस क्या कर रही होंगी, है ना, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करना चाह रही होंगी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को रिसेंटली बताया, है ना। तो इसके अंदर की जो इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल फोर्सेस क्या पैदा करेंगे, रेसिस्टेंस पैदा करेंगे, है ना। इसके अंदर से एक रेसिस्टेंस अकर होगा, है ना, एक रेसिस्टेंस फोर्स लगेगी, है ना, जो कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको अपोज करना चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब ये जो रेसिस्टेंस फोर्स है, अंदर से जो इंटरनल फोर्सेस जो लगेंगी इस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए, जो फोर्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है, ये जो फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस है, फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। भाई ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना, ये रीस्टोरिंग फोर्स आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी बॉडी पे अगर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जैसे मैंने इधर फोर्स लगाया, तो ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए, अपने आप को डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए, डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए, ये अपने अंदर से इंटरनल फोर्सेस लगाएगी, जो कि रेसिस्ट करेगा इस बॉडी को डिफॉर्म होने से। तो ये रेसिस्टेंस फोर्स लगाएगी, उसी रेसिस्टेंस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब ये बॉडी अपने जानिब से इंटरनल फोर्स लगाएगी, मतलब अपने जानिब से रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, ताकि डिफॉर्मेशन अकर ना हो। इसी रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, की वजह से इलास्टिसिटी पैदा होती है। अब मैं आप लोग को रीस्टोरिंग फोर्स का एक अच्छा खासा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से F लग रहा है, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स भी F है, तो ये जो बॉडी होगा ना वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, वो हो जाएगा F। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। ये F लग रहा है और ये F लग रहा है, F माइनस F 0, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, हमारा 0 हो गया, तो ये जो बॉडी है वो हमारा इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक, है ना, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एक रस्सी ले लेता हूँ, है ना। सपोज वी हैव ए रोप, ना, एक रस्सी है। अब इस रस्सी पे, है ना, नॉर्मल सा रोप है, इस रस्सी पे मैं एक हेवी लोड लगा देता हूँ, एक हेवी लोड मास का मैं लगा देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये जो मैंने हेवी लोड लगाया है, ये जो मैंने हेवी लोड लगाया है, तो नीचे mg तो लगेगा, mg लगेगा। अब जाहिर सी बात है, ये जो mg जो लग रहा है वो नीचे की और लग रहा है ना। अब ये mg लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये रस्सी इलोंगेट होगी, है ना। अब ये जो रस्सी थी, ये जो रस्सी थी पहले इतनी थी, अब ये रस्सी इतनी थी, है ना। अब ये रस्सी थोड़ी और इलोंगेट हो गई, रस्सी इलोंगेट हो गई, पहले इधर थी अब इधर आ गई, है ना। लेट्स से इस रस्सी की यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई थी L, है ना। अब ये जो रस्सी यहाँ तक आ गई, है ना, तो ये लंबाई होगी x। तो पूरी रस्सी की लंबाई हो गई L+6, है ना। मतलब ये रस्सी यहाँ तक थी पहले, ये m मास हेवी लोड लटकाया, तो ये रस्सी और नीचे तक गई, इतना नीचे तक गई कि ये x लेंथ तक और नीचे चली गई। तो ये मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इसने x लेंथ और इलोंगेट हुई, ये रस्सी x लेंथ कितनी और इलोंगेट हो गई, क्योंकि ये मास लगा हुआ था। तो इतना समझ लीजिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो बॉडी है वो इस रस्सी पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, क्या, mg। तो जैसे ही इस बॉडी के नीचे mg फोर्स लगाया, तो बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा हो रहा है, और ये जो डिफॉर्मेशन जो पैदा हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए इसके अंदर इंटरनल फोर्स पॉइंट पे भी, है ना। मान लीजिए, है ना, इस पॉइंट पे क्या लग रहा है, mg, है ना। देखिए mg लगा नीचे, है ना। तो अंदर की जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अब वो इंटरनल फोर्स ऊपर की जानिब फोर्स लगाएंगे, है ना। एक नीचे फोर्स लग रहा है mg, है ना, तो ऊपर भी फोर्स लगेगा mg, है ना। ऊपर भी ऊपर ही फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन है, रीस्टोरिंग फोर्स है। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg है। mg इसलिए वैल्यू है क्योंकि ये जो रोप और मास का जो सिस्टम है वो रेस्ट में, है ना। क्योंकि ये रेस्ट में, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली फोर्स बराबर है ऊपर वाली फोर्स की, तो ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो कितनी है, mg, अगर ये इक्विलिब्रियम में, है ना। ये अगर इक्विलिब्रियम में है,
तो ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, तो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स लगेंगे, इंटरनल फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लगेंगे, मतलब रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को। तो डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक लेंथ तक डिफॉर्मेशन हो गया है ना, मगर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे डिफॉर्मेशन होना बंद हो गया, मतलब एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे डिफॉर्मेशन होना बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गई। एक्सटर्नल फोर्स थी हमारी mg, जो mg लग रही थी, मगर एक वक्त हमारा ऐसा आया, एक तो था mg, मगर एक वक्त हमारा ऐसा आया कि जो हमारा रेसिस्टिंग फोर्स था, है ना, जो हमारा कौन सा फोर्स था, रेसिस्टेंस फोर्स था, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स था, वो भी हमारा mg हो गया। तो जब रीस्टोरिंग फोर्स भी mg हो गया तो ये जो सिस्टम है वो रेस्ट में आ गया, है ना। तो जब तक डिफॉर्मेशन हो रहा था, है ना, जैसे ही डिफॉर्मेशन होना बंद हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर हो गया एक्सटर्नल फोर्स। जब रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होता रहेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाएगा, तो ये जो डिफॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ से भी एफ लग रहा है, यहाँ से भी एफ लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, उसी तरह से ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। अब मान लीजिए एक ऐसा केस आ गया कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स से कम है, एक्सटर्नल फोर्स से बहुत ही ज्यादा कम है, तो डिफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक रस्सी टूट नहीं जाती, है ना। मान लीजिए एक वक्त ऐसा है कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लेट से बहुत ज्यादा हो गया, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है उतना ज्यादा नहीं हो पाया, लेट से मैंने कुछ ज्यादा ही हेवी लोड डाल दिया था, है ना, बहुत ज्यादा हेवी लोड डाल दिया था, है ना, बहुत ज्यादा हेवी लोड डाल दिया था, और जो रीस्टोरिंग फोर्स था, जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स था, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया एक्सटर्नल फोर्स के बदले, है ना। एक्सटर्नल फोर्स के मुकाबले जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो काफी ज्यादा अगर कम होगा, तो डिफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक रस्सी टूट नहीं जाती, है ना। डिफॉर्मेशन होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट को पार कर चुकी होगी। तो जाहिर सी बात है कि उतना रीस्टोरिंग फोर्स है नहीं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए या फिर डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए। तो इतना डिफॉर्मेशन होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ ज्यादा हेवी लोड के कारण ये रस्सी ही टूट जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स उतना नहीं बैलेंस कर पाएगी, उतना नहीं सह पाएगी, है ना। तो इतना आपको समझ गए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। अब लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक है, एक सॉलिड ब्लॉक, यहाँ पे एफ लग रहा है, और इस एफ की वैल्यू है लेट्स से 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना, रीस्टोरिंग फोर्स वो कितना लग रहा है हमारा बेचारा, वो है 25 न्यूटन, है ना, वो है हमारा 25 न्यूटन। तो अब मेरे को आप लोग बताइए कि रीस्टोरिंग फोर्स 25 न्यूटन हो गया, है ना, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा, 50 - 25, 50 माइनस इस ब्लॉक का मास m है, 50 - 25, है ना, बराबर हो जाएगा m। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो 25 न्यूटन ही करेगा। अगर ये स्ट्रिंग फोर्स हमारा 25 न्यूटन है तो 50 में 25 न्यूटन घटा देंगे, बाकी क्योंकि जाहिर सी बात है इसका 50 न्यूटन है, इसका 25 न्यूटन है, तो 25 न्यूटन को पीछे छोड़ देगा, 50 न्यूटन 25 न्यूटन से ये एक्सेलरेट होकर आगे चला जाएगा। तो जितनी रिएक्टिंग फोर्स है उसको हमने घटा दिया, बचा 25 न्यूटन। 25 न्यूटन अभी भी आगे की ओर लग रहा है, तो अभी भी आगे की ओर ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा, आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा और आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स है इसमें से जितना एक्सटर्नल फोर्स था ये था, और रीस्टोरिंग फोर्स हमने 25 न्यूटन ले लिया, तो एक्सटर्नल फोर्स में 25 न्यूटन घटा दिया, तो बचा हमारे पास 25 न्यूटन, और यही 25 न्यूटन हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, है ना, और ये बॉडी मूव करेगी। इतना आप लोग समझ में आ गया रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में, है ना। तो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रेस के बारे में, है ना, आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है ना, स्ट्रेस। तो चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो स्ट्रेस के कई तरह के प्रकार होते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोग को ये समझा देता हूँ कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है, या फिर स्ट्रेस होता ही क्यों है ना। तो चलिए ये जो स्ट्रेस है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, एक बॉडी है, लेट्स से एक बॉडी है ना, एक क्या है मेरे पास, एक बॉडी है, और ये एक दीवार है, ये बॉडी इस दीवार से क्या है, फिक्स्ड है, अटैच है ना। अब लेट्स से मैं क्या करूंगा, यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो ये जो फोर्स है इसको इस तरफ खींचेगा, और ये तो दीवार है ही, है ना, तो ये फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। पीछे से भी फोर्स लग रहा है, पीछे से भी दीवार है, आगे खींचेंगे, देखिए अगर ये देखिए ये कोई रबर बैंड है ना, ये इस दीवार से लेट से अटैच्ड है, अब मैं इस रबर बैंड को खींचूंगा तो ये आगे की तरफ जाएगा रबर बैंड, है ना। अब मान लीजिए अगर ये पीछे से दीवार नहीं होता तो रबर बैंड में खिंचाव पैदा नहीं होता,
मान लीजिए अगर मैं इस दीवार को हटा दूं और तब मैं इसे खींचूं, तब ये नहीं खींचेगा, तब ये डायरेक्टली आगे जाएगा सिर्फ, है ना। मगर अगर मैंने यहाँ पे दीवार लगा दिया, पीछे से भी दीवार फोर्स लगाने को तैयार है ना, खींचने को, और ये आगे से भी खींच रहा है, तो इसके अंदर खिंचाव पैदा होगा। और वही जो खिंचाव है वही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे जो है ना स्ट्रेस पैदा होगा, और इसी खिंचाव को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, है ना। सिमिलरली आप लोग इसी तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक क्या है, ये लेट से एक रबड़ है ना। अब ये जो रबड़ है, मैंने यहाँ पे इसके ऐसे फोर्स लगाया और यहाँ पे इसको ऐसे फोर्स लगाया, और इसका जो टेंसाइल, इसका जो क्या तो कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से मान लेते ए है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए इसकी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पे भी यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा एफ, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा एफ, दोनों एफ एफ सेम मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इधर भी फोर्स एफ लग रहा होगा, इधर भी फोर्स एफ लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है खिंचाव पैदा होगा, और ऐसे खिंचाव को और ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, एक बॉडी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ है, लेट से डेल्टा एस है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है एफ, मतलब कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अमूमन कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एफ, अपोजिट डायरेक्शन में भी एफ। ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। चलिए, ये तो है कि टेंसाइल स्ट्रेस की बात। अब मान लीजिए कि मैंने उल्टा ही काम कर दिया, ये दोनों फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, मान लीजिए ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना। इसका अभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग डेल्टा एस रखते हैं, डेल्टा एस रखते हैं, है ना, डेल्टा एस रखते हैं। अब जो फोर्स लग रहा है, अब फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ये फोर्स कैसे लग रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस, अब फोर्स ऐसे लग रहा है ना। तो ऐसे अब ये जो फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दबेगा, ये क्या करेगा, ये दबेगा, ये जो बॉडी है ये दबेगी, तो जाहिर सी बात है अभी भी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए दोनों जगह से फोर्स लगाना लाजमी है, अगर एक ही जगह से फोर्स लगेगा तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह से फोर्स लग रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। कॉम्प्रेस का मतलब ही होता है दबाना, जाहिर बात है, नाम भी एकदम जस्टिफाई कर रहा है कि भाई सही नाम है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है ना। तो ये तो हमने बात कर लिया टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, ये हो गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। ये जो स्ट्रेस होता है, ये जो स्ट्रेस होता है ना, देखिए ये जो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होगी, फोर्स लगाना हो पड़ेगा। अब ये जो फोर्स है ना, अब हम ये जो फोर्स हमने है ना लगाया, जाहिर सी बात है स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है ना, ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस है, और हमने क्या लगाया, एफ लगाया, जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। तो हम ये मानते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। ये कौन सा एरिया, वही क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने लिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया which is perpendicular to f, जो कि f के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अब ये फोर्स कौन सा फोर्स लेंगे भाई, हम कौन सा फोर्स लेंगे, अप्लाइड फोर्स है, मतलब जो फोर्स हमने लगाया, जो फोर्स हमने लगाया उसकी वजह से स्ट्रेस तो प्रोड्यूस हुआ, है ना। जाहिर सी बात है हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से स्ट्रेस तो प्रोड्यूस हुआ, मगर क्या हम ये वाला फोर्स लगाएंगे जो फोर्स हमने लगाया, बिल्कुल नहीं। हम जो यहाँ पे जो फोर्स लेंगे स्ट्रेस के लिए, वो फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस के फॉर्मूला के लिए जो फोर्स लेंगे वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स। लेट्स से, है ना, लेट्स से यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ, है ना, और रीस्टोरिंग, है ना, और हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो है एफ, स्मॉल एफ, है ना। और ये जो स्मॉल एफ है वो बहुत कम है ना, कैपिटल एफ से। तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, हमारा जो स्ट्रेस होगा यहाँ पे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट से ए है, तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा स्मॉल एफ बाई ए। मतलब हम लोग छोटा ये वाला फोर्स लेंगे जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना। स्ट्रेस के लिए हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, मगर जो फोर्स हम लेंगे ना स्ट्रेस के फॉर्मूला के लिए,
वो होगा हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। अब मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है। तो हमने समझ लिया टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, हमने समझ लिया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। और स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स है और जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है। अब ये जो स्ट्रेस है इसको आप लोग प्रेशर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, प्रेशर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रेशर बराबर भी होता है फोर्स बाय एरिया, है ना। ये भी बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये स्ट्रेस बराबर भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मगर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि स्ट्रेस और प्रेशर स्ट्रेस और प्रेशर एक ही जैसा है, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसमें जो हम लोग फोर्स लेते हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। वो क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। और जो एरिया वो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू एफ। बट इन प्रेशर वी हैव फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एफ। और ये जो फोर्स है वो हम अप्लाइड फोर्स लेते हैं, प्रेशर में अप्लाइड फोर्स लेते हैं, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे प्रेशर और स्ट्रेस का, क्या समझ गए होंगे? प्रेशर और स्ट्रेस के बीच का डिफरेंस, है ना। तो ये जो प्रेशर में जो फोर्स लेते हैं वो हमेशा क्या होता है? कॉम्प्रेसिव। जो फोर्स लेंगे हम लोग प्रेशर में वो हमेशा कॉम्प्रेसिव होता है। जाहिर सी बात है जो प्रेशर होगा वो दबा, मतलब कि जब भी हम लोग प्रेशर, है ना, किसी पे लगाते हैं, मतलब जब भी कोई फोर्स, प्रेशर के लिए जो फोर्स लेंगे वो हमेशा क्या होगा? कॉम्प्रेसिव होगा। जाहिर सी बात है अगर वो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी चीज पे कॉम्प्रेसिव, मतलब दबा ही तो रहा होगा ना, तभी तो उसका नाम प्रेशर पड़ा है। तो प्रेशर का से ही पता चल रहा है कि जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा? कॉम्प्रेसिव होगा, मतलब दबाव वाला फोर्स होगा, मतलब दबाने वाला फोर्स होगा। ऐसा तो है नहीं कि फैला देने वाला होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये प्रेशर, है ना, कि नाम से ही जस्टिफाई कर रहा है भाई प्रेशर। तो वो जो फोर्स है वो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, जाहिर बात है वो कॉम्प्रेसिव होगा। इतना आप लोग समझ चुके हैं। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस और प्रेशर के बीच का डिफरेंस भी आपने समझ लिया। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स होता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि फोर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेन के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन क्या होता है? जाहिर सी बात है ना, स्ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक और तरह की स्ट्रेस के बारे में मेरे को बताना रह गया था। एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है टेंजेंशियल, लिख लीजिए आप लोग इसको, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, या फिर क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस को आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। अब वो ग्राउंड से क्या है? सटा हुआ है, एकदम फिक्स्ड है ग्राउंड से, है ना। ये जो ब्लॉक है वो ग्राउंड से डिस्प्लेस नहीं होगा अगर हम इसे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ग्राउंड से ये फिक्स है ना। अब हम इस पे क्या करते हैं? इस यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगाते हैं। तो हमें क्या नोटिस करने को मिलता है कि ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का हो जाता है ना। ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का हो जाता है ना। ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। तो ये जो हमने इस पे फोर्स लगाया, और ये अब ये तो ग्राउंड से फिक्स है, जाहिर सी बात है आगे तो मूव करेगा नहीं, है ना। तो ये जो हमने इस पे जो फोर्स लगाया इसको हम लोग कहते हैं टेन। इस फोर्स लगाया तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी खिंचाव पैदा हुआ, इसके अंदर भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। और इस तरह के स्ट्रेस को ना तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ना तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। इस तरह के स्ट्रेस को कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस तरह से स्ट्रेस हमने लगाया, क्या लगाया? टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया है ना। तो अभी तक हम मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर भाई स्ट्रेस होता क्या है ना। इस तरह के स्ट्रेस को कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। तो चलिए स्ट्रेस के बारे में आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? स्ट्रेन के बारे में। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रेन के बारे में कि आखिर स्ट्रेन होता क्या है ना। स्ट्रेन क्या है? हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन, है ना। तो अभी हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेस में बताया था कि स्ट्रेस क्या करता है? किसी की बॉडी में खिंचाव पैदा कर सकता है ना। खिंचाव पैदा कर देता है, दबाव पैदा कर देता है ना। तो ये मैंने बताया था स्ट्रेस के बारे में। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ये भी नॉर्मल बॉडी है, इसकी लेंथ जो है वो एल है ना। इसकी लेंथ क्या है? एल है। अब मैंने क्या कर दिया, है ना, मैंने क्या कर दिया? फोर्स लगा दिया यहाँ पे एफ फोर्स और ऐसे एफ फोर्स। जाहिर सी बात है ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है वो इलोंगेट होगी, डिफॉर्मेशन अकर होगा। जाहिर सी बात है अब जो इसकी लेंथ जो एल थी अब वो बढ़ जाएगी, है ना। अब ये बॉडी की लेंथ बढ़ जाएगी, ये बॉडी इलोंगेट हो जाएगा। लेट्स से ये रबर बॉडी है ना। अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, है ना। अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल, है ना। देखिए इसकी लेंथ पहले थी एल, अब इस पे मैंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया था। नीचे भी और ऊपर भी इस तरह से खिंचाव पैदा हुआ, स्ट्रेस अंदर आया,
स्ट्रेस की वजह से खिंचाव पैदा हुआ, उस खिंचाव की वजह से इस बॉडी का लेंथ बढ़ गया, है ना। तो इस बॉडी का पहले लेंथ था L, अब कितना बढ़ गया डेल्टा L। डेल्टा L मतलब होता है चेंज इन लेंथ, मतलब LF माइनस LI, मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ पूरा ये था, है ना, इनिशियल लेंथ यहाँ तक था, तो फाइनल लेंथ में से अगर इनिशियल लेंथ घटा देंगे तो मेरे ये वाला लेंथ मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे डेल्टा L। डेल्टा L का मतलब होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल L। फाइनल लेंथ मेरा ये था, इनिशियल लेंथ मेरा इतना था, फाइनल लेंथ में से ये इनिशियल लेंथ घटा देंगे तो मेरा ये वाला लेंथ बच जाएगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा L। तो ये वाली लेंथ में कितनी हुई, डेल्टा L। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, L प्लस डेल्टा L। तो ये हो गई मेरी टोटल लेंथ, है ना। तो ये हो गई मेरी टोटल लेंथ। और ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी के शेप, इस बॉडी के जो लेंथ थी वो बढ़ गई। अब इस बॉडी का लेंथ क्या बढ़ गया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये बॉडी का लेंथ बढ़ गया। इसके अंदर स्ट्रेस था, स्ट्रेस की मौजूदगी में स्ट्रेस की वजह से खिंचाव पैदा हुआ, उस खिंचाव की वजह से इसका लेंथ बढ़ गया। इसका लेंथ कितना बढ़ा, डेल्टा L बढ़ा। तो अब हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है वो स्ट्रेन्ड है। बॉडी क्या है, स्ट्रेन्ड है ना, स्ट्रेन्ड कंडीशन में, है ना। अब हम क्या कहेंगे कि इसकी लेंथ जो बढ़ गई, तो इसके लिए इसका जो स्ट्रेन होगा, है ना, इस बॉडी का लेंथ बढ़ गया, तो इस मामले में इसका जो है ना, लेंथ के मामले में जो इसका जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, अरे यार हाँ, अब जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, चेंज इन लेंथ, है ना, बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ। देखिए आप लोग, चेंज इन लेंथ हमारा था कितना, है ना, चेंज इन लेंथ हमारा था डेल्टा L, इतना लेंथ बढ़ा, है ना। तो इतना लेंथ क्या हुआ हमारा, बढ़ा। तो ये था हमारा चेंज इन लेंथ, इतना लेंथ हमारा आया, है ना, चेंज हुआ डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, डेल्टा L। और हमारा ओरिजिनल लेंथ कितना है, ये L। तो हमारा स्ट्रेन हो जाएगा ये लेंथ के लिए। तो स्ट्रेन का मतलब ही होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जितना डायमेंशन में चेंज आया, है ना, उसको ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड दे दीजिए, है ना। अब ये जो चेंज है वो किसी में भी हो सकता है, वो तो या तो लेंथ में हो सकता है ना, या तो वो वॉल्यूम में हो सकता है, या तो वो एरिया में भी हो सकता है ना। अगर एरिया में चेंज आ जाए तो हम उसके लिए जो स्ट्रेन होगा उसके लिए हम लोग ले सकते हैं चेंज इन एरिया, मतलब डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए। लेट से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए। अब वॉल्यूम के लिए भी हम लोग, है ना, स्ट्रेन ले सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब अभी तक आप लोग समझिए कि स्ट्रेन बराबर होता है कितना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये स्ट्रेन होता है क्यों, क्योंकि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड होते हैं उसके वजह से जो बॉडी का शेप और साइज में चेंज आता है, उसकी वजह से स्ट्रेन अकर होता है, मतलब वो बॉडी स्ट्रेन में, है ना। अब हम क्या समझते हैं कि लेट से, अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे, है ना, मेरे पास यहाँ पे एक लकड़ी, मेरे पास यहाँ पे एक लकड़ी है ना। अब मेरे पास यहाँ पे एक रबड़ बैंड है, मतलब रबड़ है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए इसको आप F से खींचते हैं, इसको भी यहाँ से F से, मतलब कि इधर से भी F लगा रहे, इधर से भी क्या लगा रहे, F लगा रहे, है ना। तो मान लीजिए इधर से भी F लगाए, इधर से F लगाए, इधर से इधर भी वही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, इधर भी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, है ना। ये रबड़ है ना, ये क्या है, रबड़ है। और ये मान लेते हैं ये मेटल है, ये मेटल है। अब मेरे को आप लोग बताइए, मेरे को आप लोग बताइए कि दोनों का लेंथ लेट से L है, दोनों का लेंथ L है, इसको भी सेम फोर्स से खींचा, इसको भी सेम फोर्स से खींचा, इधर भी F, इधर भी F से, इधर भी F, इधर भी F, है ना। मेटल को भी सेम फोर्सेस से खींचा और रबड़ को भी सेम फोर्सेस से खींचा। अब मेरे को आप ये बताइए कि किसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, मतलब किसका इलोंगेशन ज्यादा होगा। मतलब इसको खींचेंगे तो जाहिर सी बात है ये इलोंगेट होगा, ये बहुत ज्यादा खिंचाएगा। और लकड़ी को खींचेंगे या फिर मेटल, इसको मेटल या मेटल को खींचेंगे तो क्या इसका इलोंगेशन इतना हो पाएगा, है ना। इसका इलोंगेशन शायद मुश्किल से भी हो पाएगा, अगर हो पाएगा भी, है ना। तो जाहिर सी बात है एक रबड़ का इलोंगेशन मेटल के इलोंगेशन से ज्यादा होगा अगर हम उन दोनों को सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से खींचेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, इसका चेंज इन लेंथ कम होगा। और अगर इसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा वो ज्यादा होगा।
क्योंकि इसका चेंज इन लेंथ अगर ज़्यादा होगा, इसका ओरिजिनल लेंथ एल था और इसका चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा, तो जाहिर बात है इसका स्ट्रेन भी ज़्यादा होगा। और इसका चेंज इन लेंथ इसके मुकाबले अगर कम होगा, इसका चेंज इन लेंथ अगर इसके मुकाबले कम होगा, तो इसका जो स्ट्रेन होगा वो इसके मुकाबले कम होगा। इसका चेंज इन लेंथ कम है, जाहिर बात है इसका स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय एल। इसका स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। दोनों का ओरिजिनल लेंथ सेम है, मगर इसका चेंज इन लेंथ ज़्यादा है, इसका चेंज इन लेंथ कम है, तो इसका स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का हमारा मटेरियल है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये रबर था तो इसका स्ट्रेन ज़्यादा, ये मेटल था स्ट्रेन कम, तो स्ट्रेन मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। मगर हमारा जो स्ट्रेस था वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता था, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि हम कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कितना अप्लाइड फोर्स हमने उसको दिया है। मगर स्ट्रेन जो है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इतना लोग समझ गए? ये था हमारे स्ट्रेन का कहानी। मैंने कहा कि वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, एरिया में चेंज आ सकता है, लेंथ में चेंज आ सकता है। एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, 2 मिनट की चीज़ है, इसको ही समझ लेते हैं। एक होता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, एक होता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन। लेट से हमारे पास एक बॉडी है, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में या फिर किसी फ्लूइड में डाल दिया हमने, है ना। अब क्या हुआ कि इस फ्लूइड के हर तरफ से, चारों तरफ से इस बॉडी पे क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। इस बॉडी पे क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। हर तरफ से क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ फोर्स जो लग रहा है इस बॉडी पे, ये कौन लगा रहा है, ये लिक्विड ही लगा रहा है। ये लिक्विड क्या लगा रहा है, इस बॉडी पे हर तरफ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब जाहिर सी बात है इस बॉडी का पहले कुछ वॉल्यूम होगा। लेट्स से इस बॉडी का जो वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, वो कितना था, v था। अब जाहिर सी बात है इतना जो फोर्स लग रहा था, इस बॉडी का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। ये बॉडी कॉम्प्रेस हो जाएगा, इस पर फोर्स लगने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है, ये कितना जगह इसने ऑक्यूपाइड किया वो क्या कम हो जाएगा। कितना जगह इसने ऑक्यूपाइड किया, इसका मतलब ये है इसका कितना जगह ऑक्यूपाइड किया वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो लेट से इसका जो कितना वॉल्यूम करना है, इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, फाइनल है ना, चेंज इन वॉल्यूम, इसका जो चेंज इन वॉल्यूम हो गया लेट से डेल्टा वी। सही सी बात है, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले का वॉल्यूम था v, अब जो चेंज्ड वॉल्यूम है वो हो गया डेल्टा v। पहले तो ये बेचारा ऐसे ही आराम से पड़ा हुआ था, मगर जब हमने इसको लिक्विड में डाल दिया, जब हमने इसे किसी फ्लूइड में डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम चेंज होने लगा। इसलिए चेंज होने लगा क्योंकि इसके चारों तरफ से क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा। और इसने ये जो फोर्स, ये जो इतने सारे जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस इस लिक्विड को, इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, इस बॉडी का वॉल्यूम कम कर रहे हैं। और क्योंकि इस बॉडी का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो इस बॉडी का जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो आया डेल्टा वी, जिसका क्योंकि इस बॉडी का वॉल्यूम अब कम हो चुका है, वॉल्यूम चेंज हो चुका है। इस बॉडी का चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, डेल्टा वी, ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, तो वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा वी बाई वी। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, डेल्टा वी बाई वी। ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस बॉडी को रखा, हर तरफ से फोर्स लगा, कॉम्प्रेस हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, डेल्टा वी बाई वी क्या हो गया, इसका वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया। ये थी हमारी स्ट्रेन की कहानी। और मेरे को आप लोगों को एक और बात बता देना था कि जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस क्या कहते हैं, ना तो वेक्टर क्वांटिटी है ना तो स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, है ना, स्ट्रेस क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है भाई, ये जो टेंसर क्वांटिटी होता है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन की बात होती है, मगर ये वेक्टर लॉस को फॉलो बिल्कुल नहीं करती। स्ट्रेस क्या है, हमारा टेंसर क्वांटिटी, ये बात बताना मेरे को रह गया था, है ना। तो इतना लोग समझ लिया, स्ट्रेस समझ लिया, स्ट्रेन समझ लिया। अब हम समझेंगे पॉइजन्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, है ना। अब हम समझेंगे पॉइजन्स पॉइजन्स रेशियो, है ना। चलिए अब हम लोग पॉइजन्स रेशियो समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं ना। पॉइजन्स रेशियो ये आज के इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है ना। तो लेट्स से यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर रखा है ना, एक सिलेंडर, ये क्या है, एक सिलेंडर है ना। इसकी जो लेंथ है, वो एल है ना। लेंथ क्या है इसकी, एल है। और इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर इसका कितना है, वो लेट से डी है ना। अब मैंने क्या कर दिया इस सिलेंडर पे, है ना, एक इस तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक इस तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ।
जाहिर सी बात है इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का की पैदाइश हो चुकी है ना, तो जो खिंचाव पैदा होगा, है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेस में है ना, तो जाहिर सी बात है खिंचाव पैदा होगा। टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है यहाँ पे, खिंचाव पैदा होगा, तो ये सिलेंडर खिंच खिंच के कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा ये सिलेंडर। ये सिलेंडर कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का ये सिलेंडर हो जाएगा, है ना, इलोंगेटेड हो जाएगा, इस तरह से कुछ खिंच जाएगा, है ना। ये जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरह से खिंच जाएगा कुछ देर बाद, है ना, इलोंगेटेड होते होते, है ना। इस तरह से इस पे फोर्स लग रहा है, इस तरह से इस पे फोर्स लग रहा है F। अब जाहिर सी बात है ये जो सिलेंडर जो खिंच गया, ये जो सिलेंडर जो खिंच गया, है ना, ये सिलेंडर क्या हो गया? खिंच गया। अब जाहिर सी बात है इसका लेंथ बढ़ा होगा और इसका जो डायमीटर है वो घट गया होगा। पहले इसका डायमीटर है d, अब इसका जो डायमीटर होगा, अब जो इस इलोंगेटेड सिलेंडर का जो डायमीटर होगा, लेट से वो डायमीटर है डेल्टा d, चेंज इन डायमीटर, है ना। डायमीटर घट गया और इसका लेंथ बढ़ गया होगा। कितना लेंथ बढ़ा? ये l लेंथ था, है ना। अब जो इसका लेंथ बढ़ा वो कितना बढ़ा? डेल्टा l, डेल्टा l, है ना। डेल्टा l मतलब कितना? चेंज इन लेंथ। और डेल्टा d मतलब कितना होता है? चेंज इन डायमीटर, है ना। तो इसका l लेंथ बढ़ा तो टोटल लेंथ कितना हो गया? l प्लस डेल्टा l, है ना। अभी जो इसका लेंथ है, इसका डायमीटर, है ना, छोटा हो गया, घट गया। अब जो इसका डायमीटर वो मैंने क्या ले लिया? डेल्टा डी, मतलब चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर, है ना। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं अभी तक जितना भी है ना। तो भाई पॉइजन्स रेशियो क्या है? तो जाहिर सी बात है पॉइजन्स रेशियो जो हमारा होता है ना, टोटल एल पर डेल्टा एल हो गया और चेंज इन लेंथ कितना हो गया? डेल्टा एल हो गया। तो पॉइजन्स लॉ हमारा होता है, एक तो हमारा स्ट्रेन होता है ना। लेंथ के लिए स्ट्रेन यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल, ये तो आपको पता है ना, डेल्टा एल बाई एल, है ना। मगर यहाँ पे जो हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है वो पता है क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो हमारा हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी, है ना, बाई डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, ये होता है हमारा पॉइजन्स लॉ। ये होता है हमारा क्या? पॉइजन्स लॉ। डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा एल बाई एल, मेनली आपका स्ट्रेन का ही काम आएगा। पॉइजन्स लॉ का शायद ही आपको कहीं पर काम आएगा, मगर फिर भी इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, इसको समझ लीजिए कि ये होता है पॉइजन्स लॉ। मतलब जो चेंज इन डायमीटर है ना, चेंज इन डायमीटर को हमने क्या लिख दिया? डेल्टा डी। अभी जो डायमीटर जो हमारा बदला के आया है वो कितना हो गया? डेल्टा डी हो गया, है ना। जो हमारा डायमीटर बदला के आया है वो कितना हो गया? डेल्टा डी हो गया। अब यहाँ पे हमारा चेंज इन लेंथ कितना हो गया? डेल्टा एल हो गया, है ना। चेंज इन लेंथ हमारा कितना हो गया? डेल्टा एल हो गया। तो डेल्टा डी बाई डी कर दिया बाई डेल्टा एल बाई एल कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया? पॉइजन्स लॉ हो गया। डेल्टा एल बाई एल क्या है? स्ट्रेन है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइजन्स लॉ हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ये आज के वीडियो का हमारा आखिरी टॉपिक था। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कल आ रही है ना। तो तब तक इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।